आर्मी चीफ ने जो डायरेक्शन दी हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने इस पे दिन रात काम किया और जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग, जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग थी, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग थी, उसके ऊपर कंट्रोल किया कि आपकी रेमिटेंस बढ़ रही है। तो ये मोहसिन नकवी साहब का ही सारा कमाल है, एक्टिव है। और सिर्फ वही नहीं, अमन व अमान के बारे में क्रिकेट के हवाले से आप देख लें, आपका इवेंट 30 साल के बाद होने जा रहा है, जबकि आपका जो पड़ोसी मुल्क है उसकी मुखालफत के बावजूद दोबारा आपके स्टेडियम बहाल, और जो आपके स्टेडियम रिनोवेट हुए हैं, आपके जो पुलिस स्टेशन हैं पंजाब के, उनके पिछले दौर में केयर टेकर दौर के अंदर आप देखिए, और अब जो इस्लामाबाद में जो अंडर पासिस और दीगर बन रहे रिकॉर्ड, तो ये बहुत बड़ी स्पीड है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर है, उसके ऊपर 8 महीने धरना रहा है, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। मोहसिन नकवी साहब ने, वजीर दाखिला जो है, डॉलर का रेट 350 था, 335 ओपन था और 315 रुपए इंटरबैंक था, अब 280 है। इंटरबैंक ओपन मार्केट भी वही है और ग्रे मार्केट का कोई वजूद नहीं है। वज़ारत दाखिला का कमाल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि हुकूमत तो दावा कर रही है कि इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि मईशत दोबारा से पटड़ी पर आई है और इन्फ्लेशन जो है वो नाकाबिले यकीन हद तक कम हुई है। अब 38% से पर थी इन्फ्लेशन, जिसको कि दावा ये किया जा रहा है कि 4% और इससे भी कम, बल्कि ये भी कहा जाता है कि 2 समथिंग पर ये इन्फ्लेशन रेट आया है। जबकि जो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है और अब 12% शरह सूद जो है वो हुई है, इससे क्या फ़ायदे होंगे और हुकूमती तरजीहात में जो फ़ैसले हैं हुकूमती तरजीहात के हवाले से क्या मईशत पर ये दुरुस्त जो असरात है इसके साबित होंगे, मुस्बत असरात सामने आएंगे या फिर सिर्फ बातें ही हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र प्राचा साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के, और इनको आप अक्सर देखते भी हैं, इनकी ओपिनियन टीवी पर, और इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब, क्या वाकई जो मुआशी हालात हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न है या सिर्फ बातें, वादे और दावे ही हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया मौका देने का। बात यह है कि जो आपने बात की कि माशी जो हमारी बेहतरी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तकरीबन अगर हम बात करें केयर टेकर गवर्नमेंट की, और उसके अंदर आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम ने जो किरदार अदा किया, बादल नाखास्ता, ना चाहने के बावजूद भी उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि उस वक्त आपने देखा कि मुल्क के खुदा ना करे डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, डॉलर की बात हो रही थी 500 रुपये की, जबकि ग्रे मार्केट में $100 350 था और ओपन मार्केट में 335 और इंटर बैंक के अंदर 315, यानी कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक में बहुत बड़ा गैप था और ग्रे मार्केट में उससे भी बड़ा गैप था। और हर तरफ स्मगलिंग और लाकानूनियत का दौरा था, एजिटेशन, मुजाहरे, वो एक अजीब सूरत हाल थी और मुल्क बड़ी मायूसी का शिकार था, ओवरऑल आवाम भी। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेना शुरू किए, उसके ऊपर लोगों ने बहुत शोर मचाया, क्योंकि माफियाज, उनकी कनेवेंस, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, आपकी इलाकाई पार्टीज़ और सियासी जमातें, मजहबी जमातें, लिसानी जमातें, इन सब ने के अंदर जो आपके माफियाज हैं, स्मगलर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आए हुए हैं और उन्होंने इनका लुबादा उड़ा हुआ है। वही हमने देखा कि हमारे यहाँ दहशत गर्दी बढ़ी क्योंकि हमने स्मगलिंग को रोका, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग बेतहाशा शहीद हुए। तो हमने जो ख़ास तौर पे अफ़गान बॉर्डर था इसको सील किया और जो हमारी जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी उसको हमने एड्रेस किया, क्योंकि विदाउट वीज़ा हज़ारों लोग मॉब के मॉब आते जाते थे, उसको हमने कंट्रोल किया। ईरान बॉर्डर को कंट्रोल किया। और जो एक मेन जो अभी भी ये स्मगलिंग का एलिमेंट तो मौजूद है, इसको आप सेटिसाइड तो नहीं कर सकते? जी, अभी भी मौजूद है लेकिन बहुत कम हो गया, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा ना कि जो अगर सिर्फ स्मगलर्स को हमने ना नज़र आने वाला ख़तरा था आपके नज़दीक? जी बिल्कुल, ना नज़र आने वाला ख़तरा था और अभी भी वो ख़तरा मौजूद है, क्योंकि आपके यहाँ देखिए ना जो दहशत गर्दी है
वो कोई किसी कॉज के लिए नहीं है, वो कोई मुजाहिद या तालिबान उन्होंने जो लिबादा ओढ़ा हुआ है इस्लाम का, ये वो लोग हैं। और अभी भी स्मगलिंग अगर इन्होंने गिरफ्त थोड़ी ढीली की तो बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी बात। ओवरऑल जो बात बेहतरी की है, आपका टैक्स टू जीडीपी है वो बहुत बेहतर हुआ है, इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम हो गया। बाकी कम हुआ है, कहा जा रहा है कि 38% थी जब ये गवर्नमेंट आई है और अब 2 पॉइंट समथिंग है। क्या ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये बिल्कुल कम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो महंगाई है वो मैक्रो लेवल पे तो कम हुई है, लेकिन उसके असरात माइक्रो लेवल पे या आवाम तक नहीं पहुँचे। क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि शेक हैंड किया हुआ है माफियाज ने, ब्यूरोक्रेसी ने, या जो लोग जो उनकी जो रेगुलेटर हैं उन्होंने, वो जो उसके सम्राट हैं वो आवाम तक नज़र नहीं आ रहे हैं। बल्कि भी पिछले दिनों चीनी के रेट फिर बढ़ गए हैं। तो आम आदमी की सूरत हाल या उसकी जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं हुई है, ये एक फ़िक्र वाली बात है। ख़ास तौर पे जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, गैस के चार्जेस हैं, वो अभी तक बातों की हद तक है। लेकिन अगर हम इन द ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे यहाँ काफ़ी बेहतरी है, इन्वेस्टमेंट बेहतर हुई है, स्टॉक बेहतर हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, 24-26 से 12 पे आ गया। लेकिन अब हमको इसके असरात भी नज़र नहीं अभी तक आ रहे। अभी तक बिजनेस जो स्क्वीज हुए थे वो बिजनेस अभी तक अपनी उस पेस के साथ आगे नहीं बढ़े। इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? बहुत बड़ा फ़र्क है 26 से 12% पर आना, ये गैर मामूली तौर पर ये इकदाम है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके जो असरात हैं, जैसे मैंने कहा कि नीचे नहीं आ रहे हैं। ये जो माफियाज हैं, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे आपका चीनी माफिया हो, चाहे ये आपका चावल हो, गंदम हो, हर तरफ हम देख रहे हैं माफिया जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हड़ताल की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट। कोई हल भी है वैसे? जी बिल्कुल इसका हल है। क्या हल है? हल इसका यह है कि हमको कानून की रेट, हुकूमती रेट कायम होनी चाहिए। सियासी तौर पे जो हमारी एफिलेशंस हैं उसको हमने छोड़ना होगा, और जो हम बाय कर रहे होते हैं आवाम को छोटे मोटे फ़ायदे दे के, वो हमें देखने होंगे। करप्शन हमारे मुल्क में बड़ी बुरी तरह सरैयत कर गई है। सियासी जमातों में, आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हर जगह आवाम में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो हमको करप्शन को ठीक करना है। देखिए हमारे पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है। हमारा 30-32 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस है, 30 बिलियन का एक्सपोर्ट है, और अब जो हमने इसको कंट्रोल करके 50-52 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है। तो हमारा आप देखिए करंट अकाउंट जो खसारा था वो भी ख़त्म हो गया, वो सरप्लस में हम जा रहे हैं। तो फिर 25 करोड़ लोगों के आवाम है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है, और अगर हम अपनी चीज़ों के ऊपर, लोकल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करें तो हमारी इंपोर्ट आधी रह सकती है। अलमिया यह है कि हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसने भी कोई क्वालिटी, जो उसको मौका मिला है उसने क्वालिटी भी अच्छी नहीं की और प्राइजेस बढ़ा दी हैं। इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, कोई ब्रांड नहीं है हमारे। इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ दें, लोकल मार्केट को कम्पीट नहीं किया। लोकल मार्केट में आज भी हमने कोई चीज़ लेनी होती है तो हम इम्पोर्टेड चीज़ को प्रेफर करते हैं, क्वालिटी एंड प्राइस। तो ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अब वही वाली बात है कि एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट कहाँ एड्रेस करेगी। को कि उन्होंने मीटिंग सब लोगों से की है और यही वजह है कि कोई बेहतरी आई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सफ़र इसी तरह जारी रहेगा तो बेहतरी की उम्मीद आगे है, मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से ओवरऑल आप चूँकि बड़ी ब्रीक बीनी से देखते हैं मुआशी सरगर्मियों को, मुआशी जो फ़ैसले लिए जाते हैं वो बराह रास्त आप पर उनका इम्पेक्ट आता है, आवाम पर भी उसका इम्पेक्ट आता है। आप बतौर क्रिटिक इसको किस तरह देखते हैं कि क्या जो गवर्नमेंट इस वक्त फ़ैसले कर रही है क्या वो मईशत के लिए आइडियल है या सिर्फ दिखावा है और ज़बानी जमा खर्च तक महदूद है? देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो फ़ैसले कर रही है वो उसके कमज़ोर फ़ैसले हैं, और वो जो कहते हैं कि हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, वो मुश्किल फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए हैं, उनके अपने लिए नहीं है। जहाज़ी साइज़ की काबीना या अपनी इमारत बढ़ा, अब तो जहाज़ी साइज़ की नहीं है। नहीं, अभी भी है। अभी भी आप देखिए ना, कमेटीज़ हैं, जब भी इन्होंने अपने जो पर्क्स बढ़ाए हैं, तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो पंजाब में बढ़ी हैं और बराबर किया गया उनको बाकी सूबों में।
नहीं, नेशनल असेंबली में भी बढ़ी है ना अभी। नहीं, अभी बढ़ी नहीं है। 76,000 एमपीए की तनख्वाह थी, वो 4 लाख तक चली गई। वो हमने यहाँ पे भी देखा है। और अब ये बाज़गश चल रही है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, ख़ास तौर पर कि इसको गुफ्तो शनीद शुरू हुई है। अब ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव तो एंड यही है। वो ज़ाहिर है, वो तो एक गवर्नमेंट ने अगर ये करना है तो गवर्नमेंट, ये तो अब बोझ बढ़ाने वाली बात है। जो मुआशी फ़ैसले हैं, बिजली का सर्कुलर डेट है या आईपीपीज़ के हवाले से हाल ही में जो फ़ैसले किए गए हैं, 15 से ज़ायद आईपीपीज़ को रिव्यू किया गया है, उससे बताया ये जा रहा है कि 900 अरब रुपए का इम्पैक्ट आने जा रहा है बराह रास्त सार्फिन पर। वाकई आएगा या सिर्फ बातें? फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2 रुपये पर यूनिट रियायत की बात कर रहे हैं। 900 अरब से कम 15-20 रुपये पर यूनिट का फ़र्क आना चाहिए। एक अहम बात मैं आपके इल्म में लाना चाहूँ कि जो हमारे यहाँ एलीट क्लास को जो हम सब्सिडी देते हैं वो सालाना $18 बिलियन की है, $18 अरब एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट। आवाम को कितनी सब्सिडी मिलती है? वो सब आवाम से लेके उनको दी जाती है ना, जो कर्जे लिए जाते हैं वो आवाम को पे करती है आवाम। $18 बिलियन, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ और मैं उसका हवाला भी दे रहा हूँ। यूएनडीपी से वैसे आपकी मुराद क्या है? किसको आप एलीट क्लास कहते हैं? एलीट क्लास में आपका शुगर माफिया भी आ जाता है, जिसको आप सस्ती बिजली दे रहे हैं, गैस सस्ती दे रहे हैं। एक्सपोर्टर भी आ जाते हैं जिनको आप 30 से 35% इंसेंटिव और डॉलर्स ला रहे हैं, उनको हम ये कह रहे हैं कि सबसे डॉलर तो आपका लेके आ रहा है ओवरसी पाकिस्तानी, उसको तो हम 4 आने भी मराहत नहीं दे रहे विदाउट एनी इंसेंटिव और रिबेट, ठीक है। और जबकि जो एक्सपोर्टर है उसकी कारकर्दगी 20 साल से वहीं खड़ी है, वो कोई 20-25 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जा रहा। और उसकी जो विश लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, वो जैसे कोई घर का दामाद हो। तो ये भी देखने वाली बात है। और जो ख़ास तौर पे जो टैक्स का रेट है और जो सैलरीड क्लास है उस बेचारे के साथ जो जुल्म हो रहा है इस दौर में, कि वो तो एट सोर्स उसको टैक्स कट के मिल जाता है। अभी कल की बात है कि जो सैलरीड क्लास है उसने 300 अरब रुपया टैक्स दिया है। आप अगर जी और अगर आप मार्केट में जाएं, आपके इस वक्त तो 32 लाख दुकानदार हैं पाकिस्तान में, जिसमें से चंद हजार टैक्स में रजिस्टर्ड है। आप देखिए चलते फिरते 12-12 30 लाख जो दुकान पूरे मुल्क में, जी पूरे मुल्क में, जिसमें से 25-30 या भी पता नहीं 40-50 हज़ार रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये FBR की उनके साथ कनाइमेंस है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो कनाइमेंस ना हो और वो बचे रह जाएं। तो इसी तरह आप फिर ट्रेडर्स हैं, होलसेलर हैं, बेतहाशा लोग हैं कि जो टैक्स। आपकी मुराद ब्लैक इकोनॉमी से तो नहीं है? जी ब्लैक इकोनॉमी से मेरी मुराद है। हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो है इस वक्त तकरीबन 70% से ऊपर जा चुकी है। तो ये मुल्क अगर 70% पर आपकी ब्लैक इकोनॉमी है तो फिर 30% बाकी बचता क्या है? बाकी बचता सैलरीड क्लास बचता है, या आपके जो बड़े टैक्स, जो बड़ी इंडस्ट्री है वो बचती है, जो रजिस्टर्ड है, जो एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो गया उसी को बार बार। तो अब हमें करना ये है कि हमको टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स रेट कम करना है। अच्छा, मैं ज़ाती मुशाहिदे की बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो लोग रजिस्टर्ड भी हैं वो भी पूरा जो टैक्स है उनका जो ड्यू है उसका वो शायद 10 या 20% देते हैं। इसमें एक ये दुरुस्त है ये बात? इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है कि वो लोग कम देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिल वक्त जो दे रहा है ना उसको आप ना छेड़ें। जो नहीं दे रहा, जो बिल्कुल ही आपके टैक्स नेट से बाहर है, और अगर उस पर टैक्स बनता है 10 मिलियन और वो 2-4 लाख रुपए दे के जान छुड़ा लेता, उसकी जगह 10,000 लोग टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, वो कम करें। फिर इसके साथ साथ जो आप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ना, बेनज़ीर इनकम, किसान दोस्त, हेल्थ कार्ड, ये ख़त्म करें। इस डायरेक्ट आप महंगाई को नीचे लाएं, रेट्स कम करें, ताकि अगर आप ये सब चीज़ें जो महंगाई नीचे आ कैसे सकती है? महंगाई नीचे है अगर इस तरह के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट नहीं देती, हुकूमतें नहीं देती, सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत नहीं देती, तो फिर महंगाई नीचे लाना भी तो इस वक्त बड़ा मसला है। देखिए जनाब, ये जितनी स्कीम्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, ये सब करप्शन का मेन गढ़ है। आप डायरेक्ट रेट्स कम कर दें, जो आपने सेल टैक्स लगाया है, ड्यूटीज़ लगाई हैं कमोडिटीज़ के ऊपर, उन पे से हटा दें। हर फैमिली का 20,000 रुपये महीने का ख़र्चा कम हो जाएगा। और उसका जो पैसे का ज़्या, ये जो आपकी एडवर्टिजमेंट्स हैं, कंपेन्स हैं, जो वहाँ पैसा खर्च हो रहा है वो आवाम को दे दें आप रिलीफ, कि भाई इस पर से सेल टैक्स कम कर दें, ड्यूटीज़ कम कर दें, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, तो वो बहुत बेहतरी की वाली बात आ जाएगी। अच्छा, डॉलर ऊपर जाएगा फर्दर या फिर डिक्रीज है या यहाँ पर स्टेबल रहेगा, क्या तज्जिया? देखिए जनाब, डॉलर ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, डॉलर नीचे आ सकता है। आप नहीं समझते कि डॉलर की कीमत बढ़ना महंगाई का एक तूफान लाने
के मुतरादिफ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर डॉलर बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी होगी। सबसे पहले पेट्रोल महंगा होगा, उसके साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है। फिर हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तो हम ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो डॉलर की इस वक्त प्राइस है वो ओवर वैल्यू है, पाकिस्तान का रुपया अंडर वैल्यू है। क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि हम एक्सपोर्टर की वजह से डॉलर का रेट नीचे नहीं कर रहे। तो जैसे कि पिछले दिनों आया कि तकरीबन $4 बिलियन स्टेट बैंक ने ख़रीदा है। उसकी वजह यही है, अगर वो ना ख़रीदता तो ये डॉलर का रेट 25-30 रुपये नीचे आ जाता। जिस तरह के इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, इसी तरह स्टेट बैंक भी जो हमारा है वो भी विजिलेंट है। वो ये दो इदारे मुझे नज़र आ रहे हैं काम करते हुए मुल्क में। और बाकी अगर सब लोग और भी काम करें, हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ ना हो क्योंकि कमज़ोर हुकूमत है तो वो अपनी बात, अपनी रिट कायम नहीं कर पा रही है। तो इनको चाहिए कि अपने बजाय वोटर्स को देखने के। सफर साहब ये बताएं कि अगर हम आपसे कंपैरिजन की बात करें साबका हुकूमत का और इस हुकूमत का, तो क्या समझते हैं कि कोई फ़र्क आपको नज़र आता है? कोई ऐसी पॉलिसियाँ थीं जो कि साबका हुकूमत की अच्छी थी, या इस हुकूमत की बुरी हैं, या इस हुकूमत की अच्छी थी तो साबका हुकूमत की बहुत बुरी थी? तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम साबका हुकूमत की बात करें तो मेरी नज़र में उसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब रही है। सिवाय शोर शराबे के, जिसको कहते हैं ना कॉन मैन, तो हम उस बानी के बारे में मेरी कहना ये है वो कॉन मैन था। और सिवाय लोगों को खेल तमाशे के पीछे लगा के, करप्शन के बहाने करके, और कुछ भी नहीं है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई, एक अच्छी बात यह है कि उसी को मौजूदा हुकूमत लेके आगे जा रही है। ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो कोई शक नहीं है कि इसकी कारकर्दगी बाकी सूबों से बहुत अच्छी है, नज़र भी आ रहा है। भले वो इंसेंटिव स्कीम्स हों या कुछ हों, उसमें से चले 50 लोगों को भी अगर फ़ायदा हो गया तो वो भी एक अच्छी बात है। जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो भी मैं समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के और उनकी गाइडलाइन पे चल रही है, एक अच्छी बात है। क्योंकि हर वक्त आप मुजाहरे या आप सियासत नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त हमको सबसे अहम बात यह है कि मिसाक मईशत की ज़रूरत है। और जो टैक्सेस, ये शहबाज शरीफ ने सबसे पहले जो तकरीर की थी 2018 में असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद, तो ये मिसाक मईशत की उन्होंने बात की। जी बिल्कुल, इसकी सख्त ज़रूरत है। और वो जो मिसाक मईशत है, जो भी पॉलिसीज़ हों वो 20 साल के लिए हों। कोई भी हुकूमत आए जाए वो मुस्तकिल बुनियाद पे चलनी चाहिए। तो अगर वो, क्योंकि पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है इन्वेस्टर का, और लोकल इन्वेस्टर को आप ज़्यादा सहूलत दें। ये जो टैक्सेस की भरमार है इसको कम करें, इन सब को क्लब करें और एक टैक्स कर दें, क्योंकि बिजनेसमैन को पता है वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, यू आर राइट, बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने किया, ये आपसे सीखी मैंने बात। तो वन नेशन वन टैक्स हो, उससे जो वो टैक्स देने में जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट के खजाने में चले जाएंगे और लोग पीस ऑफ माइंड होकर काम करेंगे। और ठीक है, अच्छा जफर साहब आपकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते हैं, ये बताएं कि आइंदा जो 4 साल हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, उसको किस तरह देखते हैं आप? अगर हम आपको कहेंगे सम अप करें इसको, तो किस तरह से? मैं बहुत अच्छा देखता हूँ अगले 4 साल, बहुत पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि अब पहले के मुकाबले में हमारी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई है। और जो एक बेमकसद के हमारे यहाँ मुजाहरे और एजिटेशंस थे वो भी कम हो गए हैं, और मज़ीद इस पे भी काम आगे होने की बात हो रही है। जफ़र साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा मसला है और इसमें कोई शक नहीं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं, क्या जो हुकूमत ये दावा करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग में काफ़ी हद तक कमी काबू पा लिया गया है, क्या ये दुरुस्त जो मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है। अगर हम क्रेडिट किसका है आपके ख्याल? ये क्रेडिट आर्मी चीफ ने जो डायरेक्शन दी हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने इस पे दिन रात काम किया। और जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग, जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग थी, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग थी, उसके ऊपर कंट्रोल किया गया। जो सबसे जो मुश्किल मरहला था बॉर्डर्स को कंट्रोल करना, क्योंकि दोनों तरफ हमारे जो बॉर्डर्स हैं ईरान का और अफ़गानिस्तान का, यहाँ ट्राइब्स बैठे हुए हैं और वो लोग सियासी जमातों के कवर में हैं तो वो धरना दे के बैठ जाते हैं। हमने ये देखा कि जो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर 8 महीने धरना रहा है, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया है मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला जो है।
इसी तरह जो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहाँ पे भी हमने देखा। अभी जो कुरम के हालात हैं ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बेसिकली ये फसाद नहीं है, ये लिसानी फसादात नहीं है, ये मफादात के फसाद है। वो खाली इसको एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में 50-60% कमी आई है। क्योंकि बहुत बड़ा आप फिगर दे रहे हैं। जी, मैं बहुत बड़ा फिगर दे रहा हूँ। अगर इतनी बेहतरी तमाम महकमों भी आए तो इसका मतलब है मईशत उठ जाएगी। उस बात की दलील मैं ऐसे दूंगा कि जैसे कि डॉलर का रेट 350 था, 335 ओपन था और 315 रुपये इंटरबैंक था, अब 280 है। इंटरबैंक ओपन मार्केट भी वही है और ग्रे मार्केट का कोई वजूद नहीं है। यानी कि ये एक आप देखिए ना, फिगर्स बता रहे हैं। ये वजारत दाखिला का कमाल है सर। जी, वजारत दाखिला का कमाल है। और ये जो फिगर्स हैं कंट्रोल में है। इसके साथ साथ जो आपके रेमिटेंसेस हैं जो कहीं जाके 24-25 बिलियन पे चली गई थी वो 33 बिलियन पे चली गई है, जो ग्रे मार्केट में चली गई थी डिफरेंस की वजह से। और फिर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो आपकी एक सियासी जमात है वो गद्दारी वाली बातें करती है, कहती है जी आप रेमिटेंस जो है ना हवाले से भेजें, उसके बावजूद भी आपकी रेमिटेंस बढ़ रही है। तो ये मोहसिन नकवी साहब का ही सारा कमाल है, एक्टिव है। और सिर्फ वहीं नहीं, अमन व अमान के बारे में क्रिकेट के हवाले से आप देख लें, आपका इवेंट 30 साल के बाद होने जा रहा है, जबकि आपका जो पड़ोसी मुल्क है उसकी मुखालफत के बावजूद दोबारा आपके स्टेडियम बहाल हुए। बदतरीन मुखालफत के बावजूद, बदतरीन मुखालफत के बावजूद। और जो आपके स्टेडियम्स रिनोवेट हुए हैं, आपके जो पुलिस स्टेशन हैं पंजाब के, उनके पिछले दौर में केयर टेकर दौर के अंदर आप देखिए, और अब जो इस्लामाबाद में जो अंडर पासिस और दीगर बन रहे रिकॉर्ड, तो ये बहुत बड़ी स्पीड है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा, स्टॉक मार्केट का हम देखते हैं कि बाज़ गुफ्तगू इसी तरह से मिलती है, मौजूदा हुकूमत के जो नाकदीन हैं या मुखालिफ सियासी जमात है उसकी जानिब से ये कहा जाता है कि ये फैब्रिकेटेड है और स्टॉक मार्केट बस पॉइंट्स की हद तक बढ़ रही है। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई स्टॉक मार्केट जो है वो 2017 के लेवल पे है या उससे आगे निकली है? देखिए जनाब, हुकूमत का नाकिद में से तो मैं भी हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि 2017 में तो आपका 40-50 हज़ार पॉइंट्स था ना, अब तो 54,000 पर छोड़ के जी, अब तो एक के बाद 28 पे आई और अब 5 टाइम हो गया, 1,20,000 के करीब हो गया। तो ये फैब्रिकेटेड अगर होता तो चंद दिन होता और 2-4 हज़ार पॉइंट होते। और इसको आपके स्टॉक एक्सचेंज को IMF भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, रॉयटर भी, दुनिया की जो बेहतरीन रेटिंग एजेंसीज हैं, मोडीज़ वगैरह, उन सब ने कहा है कि दुनिया की टॉप स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज में, टॉप एक्सचेंजेस में से हैं और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले हैं ये। और आप ये देखिए कि सिर्फ ऊपर की तरफ सफ़र है। अगर यही हालात ठीक रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि माहिरीन कहते हैं ये 1.5 लाख पॉइंट्स पे चला जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो अभी भी आपके यहाँ बाहर के मुकाबले में जो अकाउंट होल्डर्स हैं यहाँ पे, वो सिर्फ 2% है, जबकि इंडिया में और दीगर ममालिक में हम ये देखते हैं तो ये 15 से 16% है। तो फिर आप कहाँ चला जाएगा आपका स्टॉक? और ओवरऑल आपकी तरफ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, गल्फ़ के लोग आ रहे हैं, तो क्या उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है वर्ल्ड वाइड? तो ऐसी बात नहीं है। ये जो नंबर्स दुरुस्त हैं जी, नंबर्स दुरुस्त हैं बिल्कुल, और इनमें मज़ीद बेहतरी आएगी आप देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान रिसोर्सफुल मुल्क है, चाहे मादनियात हो चाहे अफराधी क़ुव्वत हो, क्योंकि आपकी 25 करोड़ जो आवाम है उसमें ज़्यादातर नौजवान हैं। और फिर आपकी इतनी बड़ी मार्केट है, अगर हम एक लोकल की तरफ फोकस करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल अपने आवाम की तरफ, तो हम बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया प्राचा साहब आपका। ये थे ज़फ़र प्राचा, जनरल सेक्रेटरी सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी ऑफ पाकिस्तान, और इस हवाले से मईशत किस तरह से आगे बढ़ सकती है वो तमाम गुफ्तगू इन्होंने की। ब्लैक इकॉनमी को किस तरह से कम किया गया है और इसको मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। वज़ारत दाखिला ने इसमें जो है वो कलीदी किरदार अदा किया, और बॉर्डर स्मगलिंग को रोकने के हवाले से वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की काविशों से जो स्मगलिंग की तदारुक की तरफ कदम बढ़ा है। लेकिन इसको अगर मज़ीद ये बढ़ता है तो ये मुल्की मईशत के लिए जो है वो एक संग मील की हैसियत इख्तियार करेगा। उसके अलावा ब्लैक इकॉनमी की बात करते हैं, ब्लैक इकॉनमी को नकेल डालने की ज़रूरत है, जबकि मुल्क में मिसाके मईशत को नागज़ीर करार दिया है ज़फ़र प्राचा ने, और ये कहा है कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं आते और कम अज़ कम 20 साल का मुआशी एजेंडा मुरतब नहीं करते, तब तक मसाइल जो हैं वो रहेंगे। और आइंदा 4 सालों में
पाकिस्तान की मैशत, स्टॉक मार्केट और दीगर शोबों में तरक्की की उम्मीद जो है वो रखते हैं। और अगर इक़दामात इसी तरह से रहे जो कि निगरान हुकूमत के दौर से शुरू होने वाले अब तक की जो हुकूमत है, वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना, वजारत ख़ारजा जिस तरह से काम कर रही हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान की मैशत दोबारा से जो कि 2017 में 24वें नंबर की उभरती हुई मैशत थी, वो दिन दूर नहीं कि टॉप 20 मैशतों में भी शामिल हो सकती है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।